हेलो नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल तुलसी एडू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने दूर हो, तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गेट द गुड प्रैक्टिस एंड गेट गुड मार्क्स? क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अलग अलग रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हासिल की होगी। बट अभी जो सही समय है वो है कि जो आपके जो बोर्ड्स हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभी आप जो अलग अलग बोर्ड्स की जो सैम्पल पेपर्स हैं, आप उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और साथ के साथ पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं आप उनको भी सॉल्व कीजिए। बिकॉज यही सही तरीका है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो इसी पर्पस के साथ, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, वाई डू वी प्रिपेयर इट, हम इसे क्यों बनाते क्यों हैं, और हमने उसमें आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बनाई जाती है। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सैम्पल पेपर हमें पहले सॉल्व करना है और साथ के साथ हमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो उसी इंटेंशन के साथ मैं आपके लिए सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लाया हूं जिसमें हम सॉल्व करेंगे सारे ही क्वेश्चंस पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दी क्वेश्चन। दोस्तों, ये सैम्पल पेपर कोड ए का क्वेश्चन है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। दोस्तों, चार्ल्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट कमाया है 1,00,000 रुपए का आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन असेट। चार्ल्स लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए कमाया, बट यहाँ पे वर्ड है आफ्टर, मतलब कि कुछ ऐड और कुछ माइनस करने के बाद। दोस्तों, आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या माइनस करने के बाद? 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स के बाद एंड अ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 30,000 रुपीज। मतलब 1,00,000 रुपए का जो नेट प्रॉफिट कमाया है, वो नेट प्रॉफिट आया कैसे है दोस्तों? कि 20,000 रुपए तो उन्होंने असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, मतलब उन्होंने असेट पे डेप्रिसिएशन लगाया है और उन्होंने जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं प्रॉफिट में से। दोस्तों, साथ के साथ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द गुडविल रिटर्न ऑफ वॉज 7,000। दोस्तों, हमें पता है कि जो फिक्स असेट्स होते हैं, जो उनकी वैल्यू में रिडक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर कोई इनटेंजिबल असेट्स है, जैसे हमारा गुडविल, हमारा पेटेंट, हमारा ट्रेडमार्क, हमारा कॉपीराइट, अगर इनकी वैल्यू में रिडक्शन होती है दोस्तों, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज एमोटाइजेशन। तो दोस्तों, गुडविल रिटर्न ऑफ वॉज 7,000, मतलब गुडविल की वैल्यू कम हुई है इस साल 7,000 से। एंड द गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वॉज ₹3,000, मतलब कंपनी ने एक कोई मशीनरी बेचा जिस पर कंपनी को 3,000 का गेन हुआ है। साथियों, गेन का मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है। जब उन्होंने मशीन को बेचा तो उन्हें 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, जो आपको दूसरे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? जैसे कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज एज फॉलो, कि उनके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जैसे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो ट्रेड रिसीवेबल्स शोड एन इंक्रीज ऑफ 6,000 रुपीज। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि साल के अंत में ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ है 6,000 का। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब साल स्टार्ट हुआ होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा, तो आप ये मान के चलो कि अगर 94,000 का ट्रेड रिसीवेबल था
साल के स्टार्टिंग में, तो जब साल क्लोज हुआ तो दोस्तों 1 लाख हो गया होगा, मतलब ट्रेड रिसीवेबल 6000 से इंक्रीज हुआ है। कोई बात नहीं। ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लाइबिलिटीज है, एन इंक्रीज ऑफ 10,000, मतलब ट्रेड पेबल्स की वैल्यू में भी 10,000 का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमारे करंट असेट्स हैं, एन इंक्रीज ऑफ 200, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं इस साल 200 रुपए से। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अ डिक्रीज ऑफ 2000 रुपीज। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारे करंट असेट्स होते हैं, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज होते हैं। और ये कह रहे हैं कि आपके करंट लाइबिलिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज कम हुआ है इस साल कितने से, 2000 रुपए से। दोस्तों आपसे क्या कैलकुलेट करने कह रहा है, कह रहा है एज सर्टेन, मतलब कैलकुलेट कीजिए द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाइए, और ये क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर का। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर कंपनी का नाम, जो कि है चार्ल्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं चार्ल्स लिमिटेड कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको बनाना क्या है यहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप यहां पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दोस्तों आप यहां पे लिखते हो पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट चाहे तो दोस्तों आप रुपीस का सिंबल डाल सकते हो या फिर आप अमाउंट वर्ड लिख सकते हो। दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम बना रहे हैं, तो आप पहले यहां पे लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोस्तों सबसे पहले आपको ये निकालना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जैसे कि यहाँ पे कह रखा है कि चार्ल्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब आपको ऐसा प्रॉफिट निकालना है जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे लिखते हो नेट प्रॉफिट। दोस्तों नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए दे रखा है। दोस्तों इसमें आप ऐड बैक करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि जो कंपनी ने ट्रांसफर किया है जर्नलिज्म 20,000 रुपए, आपको वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, और वो है 30,000। दोस्तों मैं आपको क्विकली चीज बता दूं कि जब भी आप कैलकुलेट करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप पहले नेट प्रॉफिट लिखते हो बिकॉज क्वेश्चन में आपको दे रखा है। फिर आप ऐड करते हो कोई भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। फिर आप ऐड करते हो डिविडेंड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, और आप ऐड करते हो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। दोस्तों जैसे कि मैंने कल आपसे कहा कि हमें हमारा इंटेंशन क्या है, हमें कैश प्रॉफिट निकालना है। तो कैश प्रॉफिट निकालने के लिए
हमें क्या करना है, देखो ये नेट प्रॉफिट 1 लाख कब आया, जब कंपनी ने 30,000 रुपए जो है कंपनी ने माइनस कर दिया। मतलब कि इनिशियली कंपनी ने तो प्रॉफिट कमाया होगा 1,30,000, उस 1,30,000 में से कंपनी ने 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दी जनरल रिजर्व, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट 1 लाख दिख रहा है। बट आपको क्या चाहिए, कैश प्रॉफिट, कंपनी ने कितना कमाया, तो कंपनी टोटल कितना कमाया, 1,30,000। तो दोस्तों आप यहां पे लिख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 1,30,000। दोस्तों फिर यहां पे आप नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि एमोर्टाइजेशन आप एड बैक करते हो। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, दैट इज 20,000 रुपीज। दोस्तों हमने डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स तो ऐड कर दिया साथियों, अब हमें ऐड करना है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल को राइट ऑफ किया है, वैल्यू कम की है, कितने से, 7,000 से। तो ये भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। दोस्तों नॉन कैश एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे एक्सपेंस हैं, बट उसके लिए कंपनी ने पॉकेट से कोई कैश नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी कंपनी है और आपके पास मशीनरी है, और एक मशीनरी आपने साल के स्टार्ट में खरीदा 5 करोड़ का, बट साल के एंड में आपका वो मशीनरी की वैल्यू हो गई 4,80,00,000। तो दोस्तों 20 लाख रुपए से आपकी मशीन की वैल्यू कम हुई, तो क्या वो आपका खर्चा है, हाँ बिल्कुल है 20 लाख। बट क्या उस 20 लाख के खर्चे के लिए कंपनी के पॉकेट से कोई कैश गया, द आंसर इज नो। तो एक्सपेंस है बट उस एक्सपेंस के लिए कंपनी ने कोई कैश नहीं दिया, तो उस तरह के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे कि एमोर्टाइजेशन हो गया, और अगर कंपनी किसी प्रकार के डिस्काउंट को राइट ऑफ करती है तो वो भी हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जो आगे क्वेश्चंस में अगर आते तो हम कवर करेंगे। दोस्तों उसके बाद हमें कुछ आइटम्स लेस भी करने होते, जैसे कि द गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। दैट इज 3,000 रुपीज। तो साथियों हमने इस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, हमने रिजर्व्स को ऐड बैक कर दिया, हमने गुडविल को जो अमोर्टाइज हुआ है वो वैल्यू हमने ऐड बैक कर दिया, और जो कंपनी को गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है हमने उसको डिडक्ट कर दिया है। साथियों इसके बाद जो वैल्यू आती है हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। दोस्तों जैसे कि आप कैलकुलेशन करते हो 1,30,000 प्लस 20 1,50,000, 7 1,57,000 माइनस 3,000 तो 1,54,000। साथियों अब इसमें आप जो वर्किंग कैपिटल, दोस्तों वर्किंग कैपिटल आप रेशियो चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों अब हमें कुछ ऐड और लेस करना है जो कि रिलेटेड है हमारे वर्किंग कैपिटल से। साथियों जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल क्या है, हमारा करंट असेट है जो कि एक शो कर रहा है इंक्रीज ऑफ 6,000 रुपीज। दोस्तों मैं आपको एक चीज ट्रिक बताना चाहता हूं कि जब भी करंट असेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, मान के चलो कोई भी करंट असेट आपका, जैसे कि डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, स्टॉक है, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए,
सपोज करो कि आप करंट असेट्स इज बेसिकली इज रिलेटेड टू योर, आप कह सकते हो कि लेमैन टर्म में प्रॉपर्टी, संपत्ति, आप ये मान के चलो। सपोज करो कि करंट असेट आपके पास साल के स्टार्टिंग में था 1 लाख और अब हो गया 1,20,000। दोस्तों ये 20,000 से आपका प्रॉपर्टी आपका इंक्रीज हुआ है, हम ये समझते हैं कि हमने इसको परचेज किया है। तो 20,000 से जब करंट असेट बढ़ा है मतलब हमने परचेज किया असेट, तो जब परचेज किया है तो हमारे पॉकेट से कैश जाएगा और कैश जाएगा तो आउटफ्लो। तो जब भी आपका करंट असेट इंक्रीज होगा तो आउटफ्लो, आउटफ्लो तो मतलब माइनस होगा। इसके अपोजिट में जब भी आपका असेट कम होता है वैल्यू, जैसे कि अगर मैं उल्टा कहूँ कि पहले आपके पास 1,20,000 था करंट असेट और साल के एंड में 1 लाख हो गया, तो आपकी 20,000 से करंट असेट क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि आप ये एज्यूम करके चलिए कि आपने इसको सेल कर दिया होगा और आपके पास पैसा आया है। तो जब भी डिक्रीज होगा इन दी वैल्यू ऑफ करंट असेट तो आप उसे ऐड करते हो। दोस्तों करंट लायबिलिटीज की बात करें, जब भी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, करंट लायबिलिटी मतलब कर्ज, कर्ज अगर बढ़ेगा तो मतलब आपने कर्ज लिया है तो आपका इनफ्लो होगा, और अगर करंट लायबिलिटीज घट रहा है मतलब आपने पेमेंट किया है, पेमेंट की मतलब कि आउटफ्लो क्या होगा? माइनस होगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल शो हुआ है, इंक्रीज हुआ है 6,000 से। मैंने अभी बताया अगर करंट असेट की वैल्यू में इंक्रीज है मतलब आप परचेज किए, परचेज किए क्या होगा? लेस होगा, आपके पॉकेट से कैश गया है। इंक्रीज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज 6,000 रुपीज। दोस्तों अब यहाँ ट्रेड पेबल्स एंड इंक्रीज, ट्रेड पेबल्स क्या है? करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा मतलब आपने कर्ज लिया है और कर्ज लिया तो आपके पास पैसा आया है, और पैसा आएगा तो क्या होगा? आपका प्लस होगा, इनफ्लो हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स दैट इज 10,000 रुपीज। साथियों प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट असेट्स होते हैं और ये इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों जब भी करंट असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अपना ये माइनस होगा। हम ये मानेंगे कि हमने परचेज किया है और परचेज करेंगे तो क्या होगा? हमारा कैश आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब पैसे जा रहे हैं पॉकेट से। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वो खर्चे होते हैं जो खर्चे हो तो गए बट पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो और आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो आपका वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे ले रखी है और आपने किराया भरते हो उसका 1 लाख रुपए। मान के चलो कि 10 जनवरी को महीना पूरा हो गया तो आपको वो ड्यू हो गया, मतलब कि आपने 10 तारीख को 1 लाख रुपए किराया पे करना ही करना है, बट एनी हाउ आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। मतलब कि रेंट हमारा बन चुका है, महीना पूरा हो गया बट हमने अभी तक पे नहीं किया, बट फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा। हमारा मकान मालिक हमें वो किराया माफ तो नहीं करने वाला। तो ऐसे खर्चे जो हो तो चुके हैं बट जिनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया, हम साथियों उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अंग्रेजी में वो एक्सपेंसेस, दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट मेड और पेड। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी कम क्यों हुई? हमने कर्ज की पेमेंट की है। जब कर्ज की पेमेंट करेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। डिक्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज 2,000 रुपीज। अब दोस्तों हम एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1,54,000 प्लस 10 1,64,000। तो दोस्तों पहले प्लस प्लस का आप ऐड कर लीजिए कहीं पे भी रफ में, जैसे कि 1,54,000 प्लस, मैं आपके लिए कैलकुलेटर पे शो कर देता हूँ यहाँ पे
1,54,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 200 माइनस 2,000। दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 1,55,800। साथियों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अमाउंट प्लस में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके पास कैश आया है, कितना आया है कैश? 1,55,800। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लोज या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपके पास कैश आया है कितना? 1,55,800। दोस्तों तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके अपने एग्जामिनेशंस को लेकर के, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए और आप अच्छे से मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिए और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आप जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे अकाउंट से रिलेटेड, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो या किसी हरियाणा बोर्ड में पढ़ते हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, आप अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प और टू आंसर दोज क्वेश्चंस। विद दैट नोट आई रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।